देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस तेज हो गई है। लोगों से राय मशविरे की प्रक्रिया चल रही है। यूसीसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां और धार्मिक संगठन बंटे हुए नजर आ रहे हैं। यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति मुसलमानों को है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध करते हुए लॉ कमीशन को अपनी राय दे दी है। बोर्ड ने आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यूसीसी से अलग रखने की मांग की है। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरीयत में बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे। Constitution itself, Article 371A and Article 317G, the tribals were given exemptions from Uniform Civil Code or from any other law which has been enacted by the Parliament. So, and the civil laws, for example, IPC, CRPC, differ state to state. There is no uniformity throughout the country. कानून पर बनी संसदीय समिति ने 3 जुलाई को यूसीसी को लेकर बैठक की थी। इसमें लॉ कमीशन ने भी शिरकत की थी। बैठक में समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने की वकालत की है। उनका मानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी पर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए और अपने समाज के भीतर किस तरह के सुधार हो, इस दिशा में बोर्ड ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। समिति की बैठक में कुछ विपक्षी दलों ने यूसीसी पर आपत्ति जताई थी और इसे संविधान के खिलाफ बताया था। कुछ राजनीतिक दल इस पर अपनी राय नहीं बना पाए हैं। वो यूसीसी के ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। एआईएडीएमके ने यूसीसी का खुलकर विरोध किया है। बीजेपी को एआईएडीएमके के रुख से निराशा हुई होगी। एआईएडीएमके का कहना है कि यूसीसी से अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। हाल के दिनों में केंद्र से डीएमके का टकराव बढ़ा है। यूसीसी पर भी डीएमके का रुख सख्त है। அந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது நாட்டிலே ஏற்கனவே சிவில் சட்டம், கிரிமினல் சட்டம் என்ற சட்டங்கள் இருக்கிறது. ஆக அதை நீக்கிவிட்டு பொது சிவில் சட்டமாக கொண்டு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கொள்கைகளை அந்த ஆட்சியை எதிர்க்கக்கூடியவர்களெல்லாம் பழிவாங்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் மக்களுக்கு துன்பங்களை, கொடுமைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்கிற அந்த தீய சக்தியோடு இன்றைக்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்। अभी तो इस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है। सवाल ये है कि यूसीसी कितना यूनिफॉर्म होगा। इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे के तौर पर देखने वाले लोग भूल जाते हैं कि इसके दायरे में और तबके भी आएंगे। आदिवासियों के रीति रिवाजों का क्या होगा? यूसीसी के बाद क्या उसमें भारी बदलाव होंगे या उन्हें अभी इससे बाहर रखा जाएगा? यूसीसी पर मुसलमानों की आपत्ति को कितनी तवज्जो मिलेगी? क्या 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी कानून बन पाएगा या फिर तब तक ये मुद्दा बनकर जिंदा रहेगा? तो आज चर्चा होगी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आवाज अड्डा में आज आपका स्वागत मैं कर रहा हूं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय करवा दे, फिर चर्चा शुरू करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य यास्मीन फारूकी हमारे साथ जुड़ेंगी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर जुड़ेंगे तो उनसे सवालात करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्तियां की हैं या जो राय अपनी दी है लॉ कमीशन को, विराग जी, ये जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, अभी तो सिर्फ मुस्लिम तबके से आ रही है। आदिवासियों के बारे में सरकार खुद कह रही है कि उनको अलग रखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये जो आपत्तियां आ रही हैं उसमें दो तरह की बात है। एक तो आदिवासियों वाली, जिसमें कि पहले ही है कि नहीं उनको अलग रखा जाएगा, अलग रहेंगे, लेकिन जो मुसलमानों के पक्ष से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, क्या यही बाधा थी
जिसने तब भी इसको नीति निर्देशक तत्वों में डलवा दिया था, या अभी मौजूदा परिस्थितियां कुछ अलग है उससे? देखिए मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और यह देश का, हमारे गवर्नेंस का, लोकतांत्रिक सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जिन मुद्दों पर आज बात करनी चाहिए हम उसमें 73 साल पुराने तरीके से बात कर रहे हैं। दो तीन बातें इसमें, जो के.एम. मुंशी ने संविधान पीठ में, जो संविधान सभा में बहस में बोला था, वो बात आज भी प्रासंगिक है। और उन्होंने बोला था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक भेद खत्म करने के लिए ये समान नागरिक संहिता का होना जरूरी है और इसका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या अल्पसंख्यकों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है और ये महिला सशक्तिकरण का एक बिंदु है। और उसके बाद जब 1955-56 में हिंदू कानून जब बने, उसका विरोध हुआ। जब भी कोई कानून बनेगा उसका विरोध होगा, कोई न कोई उसका तब का विरोध करेगा। अभी डिजिटल इंडिया बिल बनेगा, उसका हो सकता है टेक कंपनियां विरोध करेंगी। विरोध की बजाय ये जानना जरूरी है कि कानून की दिशा में हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या हमारा कानून बनाने का सही मकसद है या नहीं है। और यहां पर आकर के मुझे सरकार और विरोध करने वाले दोनों लोगों से शिकायत है, क्योंकि सरकार की मंशा भी ठीक नहीं है। विरोध करने वाले लोग तो अभी भी वही 7 दशक पुरानी दकियानूसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। ठीक है, सरकार की मंशा इसलिए ठीक नहीं है, नंबर 1 कि प्रदेश के स्तर पर यह कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून का मतलब होता है पूरे देश में कानून। तो उत्तराखंड की जो प्रोसेस चल रहा है, मैं समझता हूं कि वो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत भले ठीक हो, लेकिन अनुच्छेद 245 और जो सरकार ने संसद में जवाब दिया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, उसके खिलाफ है। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो 21वें लॉ कमीशन ने बोले थे और उन पर आज तक पहल नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र बराबर करना। इस बारे में संसद में बिल पेश किया गया, लेकिन वो फिर संसदीय समिति के हवाले हो गया, क्योंकि इस बात पे विरोध है 18 साल से हम उम्र बढ़ाकर 21 साल कैसे करें। तो यह एक सामाजिक सहमति बताने की बात है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, मैं समझ रहा हूं कि वो बहुत ही गलत बात है। और अगर वो मेजॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये एक गंभीर बात है, क्योंकि जो मुसलमानों में, मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की शादी जो मानी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम उम्र 18 साल होती है, तो 18 साल से कम उम्र की लड़की की कैसे शादी कर सकते हैं। जो मैयर से रिलेटेड चीजें हैं, इन सारी बातों पर मुझे लग रहा है कि 5-6 बातें हैं जिन बातों पर शादी की उम्र हो या तलाक की प्रक्रिया हो या भरण पोषण का मामला हो या उत्तराधिकार का मामला हो, इन विषयों पर एक सहमति से कानून बनाने की प्रक्रिया चालू करने की जरूरत है। अगर इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो एनआरसी की तरह ये मुद्दा भी एक अंतहीन बहस में खत्म होगा और जो समाज और देश को इसका लाभ मिलना चाहिए, महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। जी, लेकिन अगर मगर की तो बात ही नहीं है, धार्मिक ध्रुवीकरण तो होगा ही। और जो हल्की सी बात आपने कहा कि सरकार से भी आपकी शिकायतें हैं और थोड़ा उसको समझाया भी आपने। अभय दुबे जी से उसको और स्पष्ट कराते हैं। अभय जी, विराग जी ने जो बात कही कि आप भाई केंद्र में भी है और राज्य में भी पहल कर रहे हैं, तो ये किस तरह की बात है। दूसरी चीज ये है कि यूनिफॉर्मिटी लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आदर्श रखा गया है संविधान में, या जो भी एक कॉन्सेप्ट उसका समझ में आता है, वो यही आता है कि एक नेशनैलिटी की तरफ हम जब बढ़ना चाहते हैं तो सिविल कोड भी हमारे एक जैसे होने चाहिए। तो अब ये एग्जाम्पल देते हैं कि उम्र का मामला है कि 16 और 18 उम्र का जो अंतर है, उसको वहां भी यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इशारों में विराग जी नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक है, वो तो पहले से माना हुआ था। आप क्या मानते हैं अभय जी, जिस तरीके से, जिस टाइमिंग के साथ ये मुद्दा आया है हमारे बीच में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सिर्फ इस पर बहस कराने के लिए इसको समाज में डाल दिया गया है। आपकी क्या राय है टाइमिंग पर, पूरे कॉन्सेप्ट पर, पूरे अप्रोच पर? देखिए, ये 22वें विधि आयोग ने ये बात लोगों के बीच में फेंकी है कि भाई लोग अपनी इसके ऊपर राय दें। इससे पहले 30वां विधि आयोग था। 21वां विधि आयोग भी मोदी सरकार ने ही नियुक्त किया था, मोदी सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उसके हवाले की थी। 21वें विधि आयोग ने जब 2018 में
अपनी इसके ऊपर रपट पेश की, जो सब लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है, उसका निष्कर्ष क्या था, जरा उसके ऊपर गौर किया जाए। जी। उसका निष्कर्ष ये था कि अगर लापरवाही के साथ में और जल्दबाजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू किया गया तो ये देश की आंतरिक एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाएगा। ये मोदी सरकार, ये कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग का कहना नहीं है, ये मोदी सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग का कहना है। जब 2016 में उसको ये मसला सौंपा गया, 2018 तक उसने उसके ऊपर विचार किया, उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकाला गया। देखिए, इस समस्या को सार्वजनिक जीवन में मीडिया मंचों पर इस तरह पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों इस्लाम के अंदर औरतों के साथ जो जुल्म सितम होता है, 4 शादियां की जाती हैं, हलाला और निकाह और मुतह वगैरह, ये सब जो है इसको दुरुस्त कर देगा, इसीलिए मुसलमान लोग नाराज हैं। ये बात सही है कि मुसलमान लोग इसलिए नाराज हैं और उनकी तरफ से बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ही दकियानूसी किस्म की आपत्तियां इस पे आ रही हैं। इस पे विराट गुप्ता ने उसकी जो आलोचना की है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये सवाल केवल मुसलमानों और हिंदुओं का नहीं है, अभी तो हिंदू समाज के अंदर से आपत्तियां आनी शुरू नहीं हुई हैं। देखिए, जब हिंदू विवाह कानून बना था उस वक्त सिखों में और अंबेडकर के सिखों के प्रतिनिधि सरदार हुकुम सिंह और अंबेडकर के बीच जबरदस्त बहस हुई थी कि भाई सिखों ने कहा था हमें आप हिंदू विवाह कानून के तहत क्यों लाना चाहते हैं। अंबेडकर ने उसका जो जवाब दिया था, मैंने अपनी किताब में उसको विस्तार से उसका उल्लेख किया है और वो उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा भी था, पूरा का पूरा दोनों के बीच का जवाब सवाल। ये सिर्फ आदिवासियों का मसला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सिर्फ ईसाइयों का मसला नहीं है, ये हिंदू समाज के भीतर का भी मसला है। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, जब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इस पर बोलने के लिए उठे, तब उन्होंने यही बात कही थी जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि ये केवल मुसलमानों का प्रश्न नहीं है, ये हिंदुओं का भी प्रश्न है। और इसलिए अगर इतना आसान होता यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू करना, तो संविधान ही इसको कर देता, संविधान सभा इसको कर देती। वो नहीं कर पाई, उसने नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इनको डाला। इसका मतलब ये है कि काफी मुश्किल काम है और उसको बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत ही नाजुकपने के साथ में इसको देखना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में इसके प्रति गंभीर होती तो सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाती। वो विशेषज्ञ समिति देश के तमाम समुदायों, तमाम धर्मों, तमाम मजहबों, तमाम संप्रदायों से संपर्क करके तमाम जगह जो रिवाजी कानून चल रहे हैं उन रिवाजी कानून के प्रतिनिधियों से, उनके व्याख्याकारों से संपर्क करके एक ऐसा ड्राफ्ट, एक ऐसा मसवदा निकालने की कोशिश करती जिसमें सब लोग सहमत होते। अभी जब आदिवासियों की आप चर्चा करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तर पूर्व तो पहले ही उससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद मध्य भारत और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के भी बहुत से इलाके इससे बाहर हो जाएंगे। तो केवल कहने के लिए यूनिफॉर्म होगा, ये यूनिफॉर्म होगा नहीं। ठीक है, तो अभय जी आप